एस.सी. वर्मा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 12. A tunnel is dug along a chord of earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. Find the force exerted by the wall on the particle of mass m when it is at distance x from the center of the tunnel. तो ये अर्थ और यहाँ पे अर्थ का सेंटर और क्या किया है, इस अर्थ को एक टनल, एक कॉर्ड, उसके कॉर्ड पर एक टनल डग किया. तो मान लेते कि और वो कहाँ पे है, एट डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये पूरी रेडियस होगी r, तो इसका r by 2 डिस्टेंस ये आ जाएगा, हाफ रेडियस का r by 2, ये पूरी रेडियस r, तो ये r by 2 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या किया है, एक टनल डग किया है, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक कॉर्ड होगी और ये कॉर्ड ही क्या है, टनल, ये होगा यहाँ पे एक टनल. अब ये जो टनल है इसकी जो वॉल होगी, सपोज ये वॉल है, तो ये वॉल को मान लेते हैं हम फ्रिक्शनलेस है. तो इस टनल के सेंटर से, इस टनल का ए सेंटर आ जाएगा और इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, मतलब ये कहीं पे ए डिस्टेंस, सपोज ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस है. तो इस एक्स डिस्टेंस पर क्या किया है, एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m होगा. और इस पार्टिकल पर, तो ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो हमें बोला है कि ये वॉल, ये जो वॉल होगी, ये इस पार्टिकल पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी. तो ये फोर्स कहाँ से आ गया, तो पहले तो ये पार्टिकल है और ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करेगी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करेगी. और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. मतलब ये अर्थ क्या करेगी, इस पार्टिकल पर इसके डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसा फोर्स एग्जर्ट करेगी. और ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स के कारण एक उसका फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. और ये जो कंपोनेंट होगा, ये फोर्स का कंपोनेंट एग्जर्ट हो रहा है ऑन वॉल, वॉल पर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये वॉल भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि अर्थ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका ए कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा. और ये कंपोनेंट क्या है, इस फोर्स का वॉल पर पड़ने वाला फोर्स, वॉल पर पड़ने वाला फोर्स होगा ए. तो वॉल कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, उतना ही फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो पहले ए सबसे फाइंड करते. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सपोज एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरी बॉडी यहाँ पे है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ से पता है कितना फाइंड करना है. ये बॉडी यहाँ पे भी है तो भी हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है ये भी हमने फाइंड किया है. इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है. तो हमारा बेसिक नॉलेज क्या है कि अगर कोई बॉडी उसके बॉडी के बाहर दूसरी बॉडी होती है तो उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसके अंदर के पार्ट पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करती है. तो ये जो पार्टिकल है अर्थ के अंदर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्थ के कौन से पार्ट के वो बाहर है और कौन से पार्ट के अंदर है. तो जो बाहर का पार्ट होगा, इस पार्टिकल का ये जो बाहर का पार्ट है, ये उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये अंदर वाला जो पार्ट होगा यही उस पर फोर्स एक्ट करेगा. तो यहाँ पे पार्टिकल जहाँ पे रखा हुआ है, जो ये पार्टिकल जहाँ पे रखा हुआ है, जितने डिस्टेंस पर, सेंटर से जितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मानो कि d डिस्टेंस पर रखा है, ये d डिस्टेंस पर रखा है, तो हम d डिस्टेंस की एक रेडियस का एक स्फीयर ट्रेस करेंगे. और ये जो स्फीयर होगा उतना पार्ट ही सिर्फ इस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट करेगा. मतलब ये स्फीयर होगा और पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो इसका हम इस तरह से एक स्फीयर ट्रेस करेंगे. तो इसका मतलब क्या, इतने स्फीयर पर ये पार्टिकल होगा, इतने स्फीयर पर ये पार्टिकल है. जैसे कि हम अर्थ पर है तो इतनी ही हमारी अर्थ होगी. तो ये जो बाहर का पार्ट होगा, इस स्फीयर के बाहर का पार्ट, ये उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इतना पार्ट ही उस पर फोर्स एक्ट करेगा. तो ये यहाँ पे रखा था, कहाँ पे, ये टनल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखा था. तो और ये r by 2 डिस्टेंस होगा ये वाला. तो ये मान लेते हैं हम कि d डिस्टेंस है, पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक अननोन टर्म ले ली d डिस्टेंस. तो ये सेंटर से अगर d डिस्टेंस पर है तो d डिस्टेंस का हमने एक ऐसा स्फीयर ट्रेस किया. अब ये पार्टिकल अब क्या होगा, ऐसे अर्थ पर होगा, नई अर्थ होगी a, नई अर्थ जिसका मास हम लेते m डैश, एक पूरे अर्थ का होगा मास m. तो ये नई अर्थ m डैश मास होगा, उस मास के ऊपर होगा अभी ये. तो ये जो बाहर का पार्ट है जो हमने कलर से शैडो नहीं किया है, तो वो उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये शैडो रेज, ये
रीजन ही इस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मास m डैश, अब वो मास कितना होगा, तो अर्थ का मास दिया है कैपिटल M और अर्थ का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अर्थ को हम स्पेरिकल, पूरी स्पेरिकल मानते हैं, एक्चुअली वो स्पेरिकल उसका शेप नहीं है, तो इसे हम स्पेरिकल शेप मानते हैं। तो उसकी डेंसिटी कितनी आएगी, अर्थ की डेंसिटी, तो अर्थ की डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल अर्थ, तो इसका मास है कैपिटल M और उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होगी डेंसिटी। अभी नई अर्थ जो होगी उसका मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ न्यू अर्थ मतलब जिसका हमने m डैश से दिखाने वाले, इसका मास कितना आ जाएगा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी कितनी है अर्थ की, रो मतलब ये डेंसिटी है, और इनटू वॉल्यूम कितना है, अभी नया वॉल्यूम देख लेते हैं। तो ये पहले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी आ गई कितनी, ये m/4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब ये क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए इतना मास है, तो हमारे पास मास कितना है, हमारे इतने वॉल्यूम के लिए मास फाइंड करना है, तो वो कितना है 4/3 पाई, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया d क्यूब, इतने अर्थ का मास फाइंड करना है। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इंटू वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम का हमें मास फाइंड करना है, तो इस स्फीयर का हमें मास फाइंड करना है, तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, और उसकी रेडियस d क्यूब, तो ये 4/3 के साथ चले गए, तो कितना रहा, यहाँ पे एक कैपिटल M डाउनवर्ड, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैपिटल R क्यूब और d क्यूब, इतना मास रहेगा इस न्यू अर्थ का। तो इतना मास मिला तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल का फोर्स का फॉर्मूला है G, इसका मास मतलब अभी ये आएगा कितना, md क्यूब अपॉन r क्यूब, और इनटू दूसरा मास, कौन सा मास, जो पार्टिकल रखा हुआ है ऑफ मास m, तो ओ मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है d, तो इसका स्क्वायर, तो देखो ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये r क्यूब को इधर नीचे लिखते हैं, r क्यूब को नीचे लिखते हैं, तो ये जो टर्म है यहाँ पे m और ये d क्यूब, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा इसके क्यूब के लिए, तो ये एक d रहेगा, तो ये फोर्स इतना बचा, इतना फोर्स रहेगा। हमें बोला है कि इस वॉल पर लगने वाला फोर्स, मतलब ये फोर्स अगर ए एफ होगा तो ये कितना होगा, देखो ये ऐसे थीटा होता तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा, मतलब ये पार्टिकल उस वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एफ कॉस थीटा। तो अब इस पार्टिकल पर ये अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू दिस न्यू अर्थ कितने हो जाएगा, ये इतना फोर्स एक्ट होगा। अब वो वॉल पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस वॉल पर, ये जो वॉल होगी उस पर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब ये फोर्स है, तो इसका एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एफ तो ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा जो भी है यहाँ पे ये थीटा, मतलब ये फोर्स कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो ये वॉल पर लगने वाला फोर्स, तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑल बी इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट करेगी, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल कितना आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, तो वही होगा एफ कॉस थीटा। तो वो एन कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू हमें पता है इतनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, डी ये कैपिटल एम इस अर्थ का, पूरे अर्थ का मास, स्मॉल एम एक पार्टिकल का मास, डी ये पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस होगा, और ये आर अर्थ की ओरिजिनल अर्थ की रेडियस, और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो थीटा है वही यहाँ पे थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा। अब ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये आएगी, मतलब ये r/2, कॉस थीटा क्या आएगा, ये r/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये r/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब ये d आ जाएगा।
मतलब इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये d यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये r क्यूब तो यहाँ पे एक के साथ जाके स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तो d चला गया और ये r भी चला गया और ये यहाँ पे स्क्वायर बच गया और ये 2 बच गया। तो इतना फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल ऑन द पार्टिकल इतना होगा।